मौका बीपीएससी 2021 और यूपीएससी की सीरीज में मैं आप सबों का फिर से स्वागत करता हूं। हम प्रयास कर रहे हैं बीपीएससी 2021 और यूपीएससी की आगामी परीक्षाओं में पीटी और मेंस की बेहतरीन तैयारी करने की। हमने बहुत सारे विषयों पर चर्चाएं की और आज का जो विषय है वो बहुत ही ज्वलंत विषय है, बहुत ही विवादास्पद विषय है। आप सबों ने इस विषय पर बहुत सारी टिप्पणियां, समालोचनाएं एवं वीडियो जरूर देखा होगा। विषय है आरक्षण अर्थात रिजर्वेशन। अनादिकाल से मानव आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है और मानव के इस विकास यात्रा में बहुत सारे रोड़े उत्पन्न हुए। आरक्षण एक ऐसा शब्द है जो कभी वो शुक्ल पक्ष बताता है और कभी वो श्याम पक्ष भी बताता है। आपने दिनकर की एक बहुत अच्छी पंक्ति सुनी होगी कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं, गोत्र बतला के पाते हैं जग में प्रशस्ति, अपना कर्तव्य दिखला के। वीर रस की ये रचना जिसमें कि जातिवाद पर प्रहार किया गया है और ब्राह्मणवाद पर प्रहार है। जो भी एंशिएंट इंडिया में हमारे साथ घटनाएं घटी, खासकर महाभारत में, उससे जुड़ी हुई ये रचना है। तो क्या प्रशस्ति पत्र दिखलाने के लिए या फिर अपने कर्तव्य दिखलाने के लिए गोत्र का होना आवश्यक है, या अपने मेहनत पर व्यक्ति बिना किसी आरक्षण के सफलता प्राप्त कर सकता है, उसे कोई आरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है? ये हो गया वीर रस का विषय। और भारतेंदु जी कहते हैं भाषा के बारे में कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं के सूल। सो ये जो सूल है भाषा का, ये सबसे ज्यादा विवाद पैदा करता है। तो अगर आपकी भाषा अच्छी है, अगर आप बातों को समझ पा रहे हैं, तो निसंदेह ये जो हमारे लिए बहुत सारे रोग और कठिनाइयां आती हैं जीवन में, हम उसे दूर कर सकते हैं। तो मानव जीवन का प्रारंभ ऐतिहासिक बातें जिसके वजह से हमें आरक्षण की आवश्यकता पड़ी, अगर भाषा पर ध्यान केंद्रित होती तो हमें आज शायद इस विषय पर यह समालोचना प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती। तो मैं वीर रस पर भी आऊंगा, मैं गोत्र पर भी आऊंगा, मैं जाति और धर्म पर भी आऊंगा। प्रारंभ करता हूं भाषा से। तो आरक्षण के विषय में सबसे आवश्यक चीज है भाषा। और जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप अपर कास्ट या जनरल कास्ट से हैं और आरक्षण के विरोधी हैं, तो भी अपने पूर्वाग्रहों को छोड़ दें और यह जानने का प्रयास करें कि आरक्षण क्यों आवश्यक है। और अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या माइनॉरिटी क्लास से आते हैं और आपने आरक्षण का लाभ लिया है या आप आने वाले समय में आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप अपने पूर्वाग्रह को छोड़कर आएं और यह भी जानने का आप प्रयास करें कि जनरल कैटेगरी जो कि आरक्षण विहीन समाज है, वो किस तरह बनाया जा सकता है। एक पंथ निरपेक्ष या फिर मैं यूं कहूं कि न्यूट्रल व्यू के साथ में प्रयास करूंगा कि आज के इस विषय को आपको एक समालोचना की दृष्टि से प्रस्तुत करूं। तो जैसा कि मैंने कहा कि पूर्वाग्रह को छोड़ें और भाषा के ज्ञान को समझें। आरक्षण के देखिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे दाएं ओर देख सकते हैं कि नागरिकता के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति, आर्थिक स्थिति, लिंग के आधार पर, संप्रदाय, विकलांगता, पेशा अथवा नौकरी, आनुवांशिक या वंशज, दुर्घटना के आधार पर, पाठ्यक्रम के आधार पर और नेपोटिज्म अर्थात भाई भतीजावाद के आधार पर हमें विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न संकायों में, विभिन्न देशों में, विभिन्न राज्यों में, विभिन्न क्षेत्रों में हमें आरक्षण का सामना करना पड़ता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि हमारे जितने भी चिंतक, समाज सुधारक और महान आत्माएं हुए हैं, चाहे वो महाभारत काल के हों, बुद्ध हो, महावीर हों, जीसस क्राइस्ट हो, मोहम्मद हो, गुरु नानक हो, कार्ल मार्क्स हो, विवेकानंद हो, होलियोक हो, या फिर दयानंद सरस्वती, डॉक्टर अंबेडकर, गांधी, लोहिया, वाजपेयी, नेहरू, इंदिरा, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, या फिर हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी ही क्यों ना हो, इनकी विचारधाराओं से आप किस प्रकार अनुप्राणित हैं, अभिप्रेरित हैं, आप उनकी विचारों से संबंध रखते हैं या नहीं रखते हैं, परंतु क्या आपने इनकी विचारधाराओं को पढ़ा है? क्या आपने इसे समझने का प्रयास किया है कि आरक्षण के विषय में इनकी विचारधारा क्या है?
सम्यक विकास और समानता का सिद्धांत, यह मूल मंत्र रहा है मानव योनि का और मानव सभ्यता का। और इन सभी महान विभूतियों ने प्रयास जरूर किया है कि वो अपने पक्ष को रख सके। हमारे पास महात्मा बुद्ध भी हुए हैं जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से पाली भाषा में अपनी बात को रखा। हमारे पास दयानंद सरस्वती हैं, हमारे पास विवेकानंद हुए हैं, गुरु नानक हुए हैं, और मोहम्मद और जीसस भी हुए हैं जिन्होंने आरक्षण के विषय में, मैं ज्यादा बेहतर होगा सम्यक दृष्टिकोण के विषय में अपनी बातें रखी, और जिसमें कार्ल मार्क्स भी आते हैं। एक एक करके मैं कोशिश करूंगा कि इन सबों के बारे में आपको मैं बताऊं। थोड़ी सी हम बात करेंगे हमारे वैशाली गणतंत्र की, बिंबिसार के समय की, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो ये व्यवस्था बनी हुई है सनातन धर्म में और सनातन धर्म की पुस्तकों में, और हमारा पूरा का पूरा जो एंशियंट यानी कि पौराणिक काल रहा है, उस विषय में हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से इतिहास से आरक्षण का आया, कैसे आरक्षण जो है ब्रिटिश राज में प्रारंभ हुआ, या फिर ब्रिटिश राज के पहले साहू जी महाराज के द्वारा, या फिर 1921 के एक हमारी पार्टी थी, अगर आपको ध्यान हो, जस्टिस पार्टी के द्वारा, या फिर किस प्रकार से हमारे पौराणिक जितने भी साम्राज्य हुए हैं और जितने भी महाजनपद हुए हैं वहां पर क्या व्यवस्था थी। दो बेसिक डेफिनेशन या डिस्टिंक्शन मैं अगर आपको बताना चाहूं, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक है कन्वेंशनल और एक है अनकन्वेंशनल। तो ये जो मैंने आपको व्यवस्था बताई, ये एक तरह से कन्वेंशनल आरक्षण की व्यवस्था हुई। अनकन्वेंशनल में आप नागरिकता के आधार पर जान सकते हैं, जैसे कि अमेरिका में नागरिकता का जो प्रावधान है, और अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन या किसी भी विदेश में आप जाएं और नागरिकता के आधार पर जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जैसे कि जो भी भारतीय अमेरिका जाते हैं वो एनआरआई कहलाते हैं, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, और अगर उनके पास ग्रीन कार्ड हो तो क्या व्यवस्था है, ग्रीन कार्ड ना हो तो क्या व्यवस्था है, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हम ढेर सारे प्रोटेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे, चाहे वो मंडला का आंदोलन हो, जाटों का हो, गुज्जरों का हो, या फिर वो हमारे मराठास का आंदोलन रहा हो, या फिर कापू आंदोलन रहा हो। इस विषय में करेंगे हम बातें। कुछ बातें हम जेएनयू के विषय में करेंगे, हमारे आईएएस आईपीएस लॉ भी हैं उनके विषय में करेंगे। कोशिश करेंगे कि मैं क्रीमी लेयर के बारे में भी आपको बताऊं, और उसके बाद मैं कंक्लूड करूंगा। तो प्रारंभ करते हैं आरक्षण को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से परिभाषित करने की। महाभारत काल अगर आप देखें तो आपको याद होगा, कर्ण के बारे में आप सभी परिचित हैं, एकलव्य के बारे में आपने सुन रखा होगा। तो एक जनजाति समूह से आने वाला आदिवासी बच्चा जो कि एक शिक्षा की अलग जगाने के लिए एक गुरु के पास जाता है, और उसे जो भी उत्तर प्राप्त होता है वो अपने आप में जो भी हमारे जनजातीय समूह है उनके लिए बहुत ही विचार उत्तेजक बात है। और या फिर कर्ण जैसा कोई व्यक्ति जो शूद्र जाति से था और उसे भी बहुत सारे कष्ट और परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो क्या आरक्षण की व्यवस्था हमारे प्रारंभिक काल से ही एक विवादास्पद विषय है? क्या हमने इस पर गहन शोध करने का प्रयास किया? अगर आप बात करते हैं बुद्ध की, मैं बात करता हूं महाभारत के बाद बुद्ध की। गौतम बुद्ध ने जितने भी ब्राह्मण उस समय थे, अगर आप सनातन धर्म की बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीन ऐसे पिलर्स हैं जिनके पास बहुत सारी चीजें पहले से थी। शूद्रों के साथ मंदिर में ना जाना, उनको छूना ना पाना, पानी ना पीना, और शास्त्रों के ज्ञान से उन्हें दूर रखना, ये उनके अंदर जो निज भाषा का अभाव हुआ। संस्कृत भाषा उस समय की भाषा थी, और जो भी हमारे शूद्र थे उन तक वो भाषाएं नहीं पहुंच पा रही थी। सिर्फ ब्राह्मणों तक ही ज्ञान कई बार रह जाता था, जिसके वजह से पूरे के पूरे आप समझ लीजिए कि हमारा जो महाभारत काल रहा, और या उसके पहले का और उसके बाद का भी जो काल रहा, वो विवादास्पद रहा, जिसके वजह इस विषय में हमें चर्चा करनी है। 3 से 4,000 साल का समय है जिसमें जो भी हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या फिर अदर बैकवर्ड क्लास के जो भी नागरिक हैं उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और जब बुद्ध का आगमन हुआ तो उन्होंने इस जाति व्यवस्था पर कुठाराघात किया। और इसके विषय में जितने भी लोग जो कि बुद्धिक स्टडीज पढ़ते हैं जानते ही होंगे, बुद्ध के बाद या उनके समकालीन या पहले महावीर आए, उसके बाद जीसस भी आए, पैगंबर मोहम्मद आए, और पैगंबर मोहम्मद ने प्रयास किया कि मूर्ति पूजा का विरोध हो
और बहुत ही सलीके से उन्होंने कुरान हमारे सभी मनुष्यों के लिए अर्पित किया। और आज के दिनों में मक्का एक ऐसी जगह है जो सिर्फ मुस्लिमों के लिए आरक्षित है। क्या कोई नॉन मुस्लिम वहां जा सकता है? नहीं जा सकता है, तो क्यों? और अगर सिर्फ मुस्लिम जाता है तो क्या ये आरक्षण नहीं है? और क्या ये अपने आप में विवादास्पद नहीं है? क्या बुद्ध ने या महावीर ने अपनी मूर्तियां बनाकर एक अलग धर्म की उपासना करने का संदेश दिया था? और अगर हाँ, तो क्या सिर्फ उसी धर्म के लोग एक आरक्षण की व्यवस्था में बंद से नहीं गए हैं? और अगर नहीं बंधे हैं तो क्या उस पर समालोचना करनी आवश्यक नहीं है? क्या वेटिकन सिटी में, जो कि पूरी तरह से सिर्फ पोप के और क्रिश्चियंस के लिए ही आरक्षित है, जहां पर कोई भी बाहरी व्यक्ति अपना जीवन एक डोमिसाइल की तरह नहीं जी सकता है। वेटिकन सिटी जो दुनिया का सबसे छोटा देश है, रोम की परिधि में ही ये समाया हुआ है। तो क्या जीसस क्राइस्ट ने ऐसा कहीं पर भी उल्लेखित किया है कि एक ऐसा प्रदेश बनना चाहिए जहां सिर्फ क्रिश्चियंस ही रहें और कोई और धर्म के व्यक्ति उसके लिए उस आरक्षण का लाभ ना उठा पाए? अपने आप में ये विवादास्पद मुद्दा है। आगे अगर मैं बढ़ूं तो हमारे पास कार्ल मार्क्स हैं, गुरु नानक हैं। कार्ल मार्क्स के बारे में आप सबों ने पढ़ा होगा कि सम्यक का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया, परंतु क्या फेमिनिज्म की डेफिनेशन, अर्थात जितना कार्य हमारी महिलाएं करती हैं और उसके घर के किए गए कार्य को क्या हम जीडीपी में कन्वर्ट करते हैं? क्या हम वो सुविधाएं अपनी महिलाओं को, अपनी माताओं, अपनी बहनों को दे पा रहे हैं? क्या वही काम हमारे अन्य जो शेड्यूल कास्ट या दलित वर्ग के लोग हैं उनको मिल पा रहा है? और क्या इनकी परिभाषा को कार्ल मार्क्स परिभाषित कर पाए थे? अगर हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर उन्होंने इस विषय वस्तु को छोड़ दिया था तो ये अपने आप में भी एक विवादास्पद मुद्दा हो सकता है, जिसपे हम चर्चा करनी बहुत हमें आवश्यक है। हमारे पास विवेकानंद आए, जिन्होंने बहुत बेहतरीन परिभाषाएं दी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बहुत सारे समाज सुधार किए हिंदू धर्म में। और अगर बात हिंदुत्व की आती है तो अंग्रेजों ने एक व्यवस्था बनाई जिसमें कि उन्होंने सभी धर्मों को अलग करके उन्हें एक नामांकरण दिया। और करीब करीब एक समय ऐसा था जब सनातन धर्म हिंदू धर्म के नाम से नहीं जाना जाता था, और 1800 के आसपास में ये हिंदू धर्म से जाना जाने लगा। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में रिजर्वेशन की व्यवस्था आई और फूट डालो और राजनीति करो। ये एक बहुत अच्छा स्लोगन था हमारे अंग्रेजों का, जिससे कि रिजर्वेशन के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया और बाद में जाकर ये पुष्पित और पल्लवित हुआ और भारत का आंतरिक ढांचा बहुत बुरी तरीके से बिगड़ा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता हूं कि मैं आरक्षण के विरोध में हूं या फिर मैं उनके पक्ष में कह रहा हूं, परंतु आरक्षण को परिभाषित करना बहुत ही आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं और मैं प्रयास करूंगा आप जल्दी से आपको इतिहास से अवगत कराने की। जहां तक बात की जाए भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान की धारा या फिर आर्टिकल 15 और 16 का चौथा भाग आपको पता ही होगा। हमें हमारे अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी को दूर करने के लिए यह भाग जोड़ा गया और इसी में हमने बहुत सारे रिजर्वेशन के प्रावधान भी देखे। पूना पैक्ट जो कि बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था, जिसमें दलितों को हिंदुओं के साथ वोटिंग का राइट दिया गया और मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख एवं अन्य जातियों को एक अलग वोटिंग राइट दिया गया, जो कि आप देख सकते हैं सन 1932 के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद की यह घटना है। ये जड़ है हमारे विवाद की। अगर आप 1882 की बात करें तो शाहू ऑफ कोल्हापुर ने नॉन ब्राह्मण्स को पहली बार रिजर्वेशन दिया, उन्हें आरक्षण की सुविधा दी गई, लगभग 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई। और 1921 में जस्टिस पार्टी ने भी आरक्षण के विषय में पहला बिल लाया। ब्रिटिश राज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 ये इन्होंने प्रतिपादन किया और ये बंग भंग के बाद एक तरह का आप षड्यंत्र कह सकते हैं अंग्रेजों का, जो उन्होंने जाति आधारित आरक्षण प्रारंभ किया। और 1931 का सेंसस अर्थात 1931 की जनगणना, जो कि जाति आधारित जनगणना थी, ये आधार बनी आगे की पटकथा तैयार करने में, जिसमें पाकिस्तान का विभाजन भी आगे जाकर के हुआ। इसके बारे में आप जानते होंगे। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमारा 1932 का और उसके बाद का पूना पैक्ट, इसे आप थोड़ा पढ़ें। अगर आपको भारतीय संविधान में
आरक्षण की व्यवस्था के बारे में जानना है तो, और 1947 से 50 के बीच में बाबा साहब अम्बेडकर के सहयोग से और हमारे अन्य संविधान निर्माताओं के अथक प्रयास से शेड्यूल्ड कास्ट एवं शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को रिजर्वेशन अर्थात आरक्षण दिया गया ताकि वो समाज की मुख्य धारा में आगे बढ़ सके। 10 साल का प्रावधान था जो कि धीरे धीरे बढ़ता ही रहा। और आप देख सकते हैं कि 1980 के दौर में जब जनता दल की सरकार थी और मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री काल में मंडल कमीशन का गठन किया गया, और ऐसा मंडल कमीशन की रिपोर्ट में पाया गया कि करीब 52% भारतीय ऐसे हैं जो कि बैकवर्ड क्लास अर्थात पिछड़ा वर्ग से हैं, और 1980 के बाद ओबीसी के रिजर्वेशन का प्रावधान डाला गया। 1990-91 तक 27% आरक्षण दिया भी गया जो आज भी जारी है। और इसके बाद करीब 2019 में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के नाम से 10% का जनरल कैटेगरी के लिए आरक्षण दिया, जो कि बहुत ही स्वागत योग्य है। हमारे ऐसे बहुत से छात्र एवं ऐसे बहुत से नागरिक हैं जो कि जनरल कास्ट के होते हुए भी गरीबी के कारण कई चीजों में पिछड़ जाते हैं। तो ये स्टेट का कर्तव्य है, ये राज्य का कर्तव्य बनता है कि वैसे पिछड़े हुए नागरिकों को भी सुविधाएं दी जाए। तो ये एक छोटा सा इतिहास है भारतीय महाद्वीप में या उपमहाद्वीप में या भारत के क्षेत्र में रिजर्वेशन किस प्रकार से प्रारंभ हुआ। अब मैं जल्दी जल्दी बात करता हूं कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल रिजर्वेशन की। बात करता हूं नागरिकता पे। अगर आप अमेरिका के नागरिक हैं और आपको ग्रीन कार्ड मिला हुआ है तो जो सुविधाएं आपको अमेरिका में मिलेंगी वो आरक्षित होंगी। वो सुविधा कोई भी गैर अमेरिकी नहीं ले सकता है। क्या ये आरक्षण का पार्ट नहीं है? क्या ये अनकन्वेंशनल आरक्षण नहीं है? अगर आप क्षमा करेंगे, अगर कभी भी आप इस नागरिकता के आधार पर भेदभाव करते हैं, जैसे कि जो भी नौकरियां अमेरिका में ली जाती हैं उसमें वहां के स्वदेशी व्यक्तियों के लिए आरक्षण निर्धारित होता है, क्या आप 100% नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं अमेरिका में? मैं भारत के नागरिकों से प्रश्न कर रहा हूं, नहीं पा सकते हैं। तो जो अनकन्वेंशनल रिजर्वेशन है जो कि विदेशों में पाया जाता है वो अपने जगह पर वैसे ही व्यवस्थित है, जिसे ढांचागत तरीके से समझना बहुत आवश्यक है। और मैं ये बात सिर्फ अमेरिका की नहीं कर रहा हूं, अन्य देशों में भी ये व्यवस्थाएं हैं। तो नागरिकता के आधार पर आरक्षण होता है जो पूरी तरह से अनकन्वेंशनल है। जितने राज्य होते हैं, अगर आप झारखंड के नागरिक हैं, अगर आप केरल के नागरिक हैं और केरल राज्य में आपको स्टेट कोड ऑफ डोमिसाइल है तो आप वहां की नागरिकता के आधार पर नौकरी पा सकते हैं। महाराष्ट्र में 60% से ज्यादा वहां के लोकल नागरिकों के लिए प्रावधान है कि वो सारी नौकरियां और अन्य सुविधाएं प्राप्त करें। तो अगर हर राज्य, हर देश इसी तरह 60%, 70%, 90% या भगवान न करे 100% आरक्षण की व्यवस्था कर देते हैं तो जो भी उस राज्य से या उस देश के बाहर के नागरिक हैं उनकी क्या अवस्था होगी। और ये अंततोगत्वा एक युद्ध का वातावरण पैदा करेगा या नहीं, ये एक समालोचना और विचार का विषय है। नागरिकता, तो नागरिकता के आधार पर आरक्षण बिल्कुल मिलना चाहिए, परंतु यह समालोचना का विषय भी है जिसके बारे में हम ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं आर्थिक और धार्मिक क्षेत्र पे। जी अगला विषय है धार्मिक क्षेत्र पर आरक्षण। धर्म के आधार पर आरक्षण अनादिकाल से चला आ रहा है। अगर आप सनातन धर्म की बात करें तो अगर ब्राह्मण आप हैं, शूद्र आप हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लें बड़े आसानी से। शूद्रों को बहुत दिनों तक दूर रखा गया शास्त्र सम्मत शिक्षा से। ये धर्म आधारित आरक्षण था या नहीं? अगर मैंने आपको वेटिकन सिटी का एग्जाम्पल दिया कि अगर वेटिकन सिटी आपको जाना है तो सिर्फ क्रिश्चियंस वेटिकन सिटी में जो सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं धर्म के आधार पर, वो अन्य धर्मावलंबी नहीं कर सकते हैं। अगर आप मक्का जाना चाहते हैं तो आप मुस्लिम हैं तो ही जा पाएंगे, कोई भी नॉन मुस्लिम मक्का जाने से चूक ही जाएगा। अगर आप ऐसे बहुत सारे मंदिर भी हैं जहां पर जो कि सनातनी नहीं है वो नहीं जा सकते हैं, जैसे पुरी का मंदिर आप देख सकते हैं, और उसकी अपनी विवेचना होगी, जरूर इसके पीछे कुछ कारण होगा
जो कि उस धर्म के ही प्रकांड पंडित इस विषय में बातें कर सकते हैं। धर्म के आधार पर आरक्षण कितना उचित और अनुचित है, यह विषय है सोचने और समझने का। धर्म का अर्थ ही होता है धारण करना। अग्नि का धर्म है जलाना और जल का धर्म होता है सुखाना। तो धर्म की परिभाषा आप किस प्रकार परिभाषित करते हैं और अपने नागरिकों के बीच आप समन्वय बढ़ाते हैं या फिर भेदभाव, ये धर्म के आधार पर जो परिभाषा होगी आरक्षण की, ये बताएगी। आगे मैं बढ़ता हूं जाति आधारित और आर्थिक आरक्षण पर। भारत में 5000 से ज्यादा जातियां हैं जिसको यूनियन ने बैकवर्ड क्लास का दर्जा दिया हुआ है, और इन 5000 जातियों के बीच भी बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं जिसे कि दर्जा दिया है। जैसा कि मैंने धर्म के आधार पर भी बताया कि इस्लाम धर्म में सभी को समान माना गया है, परंतु संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में जो ओबीसी का स्ट्रक्चर है उसमें अलग से मुस्लिमों के लिए रिजर्वेशन दिया गया है, दिया जाना चाहिए। आर्थिक आधार पर किसी भी धर्मावलंबी की परिस्थिति अगर खराब है तो उसे वो आरक्षण देना अत्यंत आवश्यक है, परंतु जाति के आधार पर या फिर धर्म अगर समन्वय की बात करता है तो धर्म के अंदर आर्थिक आरक्षण ये विवादास्पद मुद्दा है जिस पर चर्चा होनी अत्यंत आवश्यक है। मैं बात करता हूं आर्थिक के बाद लिंग आधारित आरक्षण। जब आप आरक्षण के विरोध में हो, आपके मन में हमेशा ये बात आए कि भाई फला लोगों को आरक्षण मिलना अच्छा नहीं है, तो लिंग आधारित आरक्षण पर आप क्या कहेंगे? आप मेट्रो से जा रहे हैं और वहां पर आप देखते हैं कि 2 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, 2 सीटें हमारे विकलांग भाई बहनों के लिए आरक्षित है, और 2 सीटें हमारे जो 60+ यानी कि हमारे सीनियर सिटीजन है उनके लिए आरक्षित है। और उसके बावजूद भी एक 20 या 25 साल का जवान युवा या युवती उस सीट पर बैठ जाए, और अगर कोई महिला, कोई विकलांग या फिर कोई सीनियर सिटीजन वहां पर आए और आप उसे ये कहें कि आरक्षण एक गलत व्यवस्था है, आरक्षण में समानता का अधिकार नहीं मिलता है, किस प्रकार परिभाषित करेंगे आप लिंग आधारित आरक्षण को? कई बार लिंग आधारित आरक्षण अत्यंत आवश्यक होता है। मैं बात करता हूं महाभारत की। महाभारत में आपने शिखंडी का नाम सुना होगा। हमारे ऐसे बहुत से मित्र हैं जो कि एलजीबीटी समुदाय से होते हैं, जो कि थर्ड जेंडर होते हैं, और उन्हें बहुत सारे भेदभाव का सामना करना पड़ता है। हमारे पास साउथ इंडिया में एक राज्य है जिसने 1% आरक्षण एलजीबीटी या फिर थर्ड जेंडर के लिए दिया है। आप मुझे कमेंट में बताएं कि वो कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने 2021 में ही 1% आरक्षण की व्यवस्था उपलब्ध कराई है थर्ड जेंडर को। हालांकि थर्ड जेंडर को रिजर्वेशन अन्य जगहों पर भी मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए, क्योंकि जिस दुर्भावना का, जिस गरीबी का, जिस मुफलिसी का शिकार थर्ड जेंडर होते हैं वो शायद हमारे मेल और फीमेल जेंडर को नहीं होना पड़ता होगा। हालांकि हमारी महिलाएं भी बहुत